हेलो दोस्तों, मैं गणेश आदित्य फिर से आपका स्वागत करता हूं कंपटीशन कम्युनिटी पे। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ठीक मौर्य साम्राज्य के एमसीक्यू। ध्यान रखिएगा, हमने जो अभी पिछले 2 वीडियोस में जो मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ा है उन्हीं के कुछ सामान्य प्रश्न को लेकर यहाँ पर आए हैं। हमारा उद्देश्य यह है कि आपने जो पढ़ा है ठीक उसी का यहाँ पर आप परीक्षण कर सके ठीक, क्योंकि दोनों को हम पैरेलल रख रहे हैं। कुछ प्रश्न हैं ऐसे जो थोड़ा सा अलग है ठीक, कुछ ही प्रश्न की बात है। चलिए अब हम देखते हैं हमारा आज का एमसीक्यूज। चलिए ठीक, पहला प्रश्न हमारा है, निम्न को सही सुमिलित कीजिए। ठीक, अगर आपने इसको पढ़ा होगा, अर्थात एक तरफ शासक है और दूसरी तरफ उसके उपनाम है। ठीक, किन शासकों को किन उपनाम से जाना जाता था। चलिए अब हम देखते हैं, पहला चंद्रगुप्त, दूसरा बिंदुसार, अशोक और चाणक्य। तो सबसे सामान्य रूप से आप किसको पकड़ रहे हैं? चाणक्य को। चलिए देखिए, सबसे सामान्य रूप से हम पकड़ना चालू करते हैं। पहला चाणक्य को हमको पता है हम क्या कहते हैं, विष्णुगुप्त, कोई दिक्कत नहीं है। चाणक्य को क्या कहते हैं? विष्णुगुप्त। अब आगे बढ़ते हैं, अशोक को अभी हम लोग पढ़े हैं कि अशोक का जो उपनाम था वो अभिलेखों में देवनाम प्रिय अर्थात प्रियदर्शी के नाम से है, जो कि पहला विकल्प है। ठीक, अर्थात सी मिल जाएगा आपका 1 से। चंद्रगुप्त को हम लोग ये पढ़े थे कि चंद्रगुप्त का संबंध, देखिए यूनानी साहित्य में चंद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता था? सेंड्रोकोट्स। ठीक है, किस नाम से? सेंड्रोकोट्स। चलिए अब ये हो गया सेंड्रोकोट्स। बिंदुसार को अमित्रघात कहते थे। ठीक है, ये भी क्लियर है। अर्थात हमारा हो जाएगा ए का 2 बी का 3 यानी 2 3। ठीक, फिर 1 4, तो 1 4। इस प्रकार हमारा इसमें विकल्प कौन सा सही होगा? सी विकल्प। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इस प्रश्न में। अब आगे बढ़ा जाए। चलिए अब हमारा प्रश्न है, निम्न को सुमिलित कीजिए। ध्यान रखिएगा, ये हमारे हैं ठीक है मौर्य साम्राज्य के जो प्रांत थे, ठीक, वो प्रांत और उनकी राजधानियां। तो एक एक करके देख लेते हैं। पहला प्रांत है उत्तरापथ, ठीक, दक्षिणापथ, अवंती और प्राची। हम लोग पढ़ चुके हैं। उत्तरापथ की जो राजधानी है वो था आपका तक्षशिला, और दक्षिणापथ की राजधानी थी आपकी स्वर्णगिरी। ठीक है, प्राची की राजधानी मगध, और आपके पश्चिम में जो था अवंती अर्थात उज्जैनी। कुछ इस प्रकार होगा। उत्तरापथ आपका ठीक है तक्षशिला हो जाएगा। चलिए दक्षिणापथ आपका हो जाएगा स्वर्णगिरी। ठीक, स्वर्णगिरी चंद्रगिरी जो कि कर्नाटक पे स्थित है। अवंती अर्थात उज्जैन। ठीक, ये इस प्रकार हो जाएगा। प्राची मतलब पूर्व में था आपका मगध अर्थात पाटलिपुत्र। इस प्रकार हमारा उत्तर होगा ए का 3 यानी 3 1 4। तो पहले देखते हैं 3 1 4। ठीक, 3 1 2। ठीक, और लास्ट में हमारा डी का 2। इस प्रकार हमारा होगा विकल्प बी। ठीक है, कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा। चलिए देखते हैं। ठीक, अगला हमारा है सप्तांग सिद्धांत। हमने चैप्टर में पढ़ा है कि मौर्य साम्राज्य का जो प्रशासन था, ठीक है, कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में सप्तांग सिद्धांत का वर्णन किया था। और उस सप्तांग सिद्धांत के अनुसार ठीक कोई भी साम्राज्य के 7 अंग होते हैं। ध्यान रखिएगा, क्या होते हैं? 7 अंग। ठीक, प्रश्न में क्या पूछा है? सप्तांग सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा है? राज्य का 7वां अंग कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, 7वां अर्थात हमारा अंतिम अंग, और वो है आपका मित्र। ध्यान रखिएगा कौन सा है? मित्र। 7वां अंग आपका मित्र है। पहला अंग राजा, दूसरा अंग जनपद, ठीक है, इस तीसरा अंग दुर्ग। इस प्रकार के से आगे बढ़ते हुए हमारा 7वां अंग होगा मित्र। ठीक है, इसको आप चैप्टर से एक बार अच्छे से देख लेंगे, 7 अंग आपके यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं अगला चैप्टर। अब अगला क्वेश्चन, कौटिल्य प्रधानमंत्री थे। कौटिल्य अर्थात देखिए, कौटिल्य को हम और कुछ नाम से भी जानते हैं, बार बार पूछा जाता है घुमा के। कौटिल्य को हम किस और नाम से जानते हैं? आपके चाणक्य के नाम से। चाणक्य। ध्यान रखिएगा, विष्णुगुप्त। ठीक, ये कौन थे? ये वास्तव में तक्षशिला के पंडित थे। ध्यान रखिएगा, तक्षशिला के ठीक है पंडित थे। चलिए अब देखते हैं
ठीक है, किसके प्रधानमंत्री थे? तो आपको पता है कि चंद्रगुप्त जो है घनानंद को पराजित करने के लिए उसके पैरेलल में किसको खड़ा किए थे? तो पैरेलल में खड़ा किए थे चंद्रगुप्त मौर्य को। तो सीधी सी बात है कि मंत्री किसके रहेंगे या प्रधानमंत्री किसके रहेंगे? चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है, तो बिना देखे ही, ऑप्शन को बिना देखे ही, ठीक है, आप चंद्रगुप्त मौर्य लगाइए। देखिएगा एक और ट्रिक है, जब आप एग्जाम देते हैं तो प्रश्न पढ़ के डायरेक्ट आप आंसर को एज्यूम कीजिए कि इसका आंसर क्या है और उसी आंसर को खोजिए, बजाय कि आप चारों विकल्प को पढ़ें। तो घर में भी वही हम करते हैं, जब प्रैक्टिस करते हैं चारों विकल्प को पढ़ते हैं फिर दिमाग लगाते हैं। अगर वही प्रोसेस वहाँ भी करेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। इसलिए आप क्या कीजिए, वही चारों को चारों आंसर आपको या विकल्प आपके दिमाग में फिर से आ जाते हैं उत्तर आने के बजाय। तो प्रश्न पढ़ने के बाद सीधा आप उत्तर को आप सोचिए कि क्या हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए वो उत्तर आपके प्रश्न में है कि नहीं है, तो आगे बढ़िए उसमें टिक लगाते हुए। ठीक है, तो चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री कौन है? ठीक है, सॉरी, कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन अगला प्रधानमंत्री बना, ये भी पूछा जाता है। तो कौटिल्य के बाद अर्थात चाणक्य के बाद मौर्य साम्राज्य में, ठीक है, कौन उनका मतलब उनका स्थान लिया था? ठीक है, चंद्रगुप्त जाने के बाद उनका स्थान किसने लिया था? तो राधा गुप्त ने लिया था। इस चीज को ध्यान रखिएगा। कौन? राधा गुप्त। ठीक है, ये जो थे अगले प्रधानमंत्री थे, ठीक, अगले प्रमुख थे। ध्यान रखिएगा, कौन? राधा गुप्त। ठीक है, कई एग्जामों में इसको पूछा भी गया है। अब हम देख लेते हैं, ठीक है, अगला प्रश्न, मौर्य प्रशासन में उच्च पद, मौर्य प्रशासन के उच्च पद पर नियुक्ति के समय किया जाने वाला परीक्षण को किस नाम से जाना जाता है? जैसे हमारे पीएससी में प्री मेंस इंटरव्यू होता है, लास्ट में हम क्या देखते हैं? इंटरव्यू करते हैं, इंटरव्यू के माध्यम से, ठीक, आमने सामने हम बात करते हैं, उसके बाद लास्ट में, ठीक, एग्रीगेट के हिसाब से चयन होता है। यहाँ पर भी वही पूछ रहा है कि अगर उच्च पद है तो उच्च पद में नियुक्ति के समय मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद में, ठीक है, किस प्रकार का परीक्षण किया जाता था? तो पहला है निरीक्षण, दूसरा मंडल सिद्धांत, तीसरा है शतगुण, चौथा है आपका उपधा परीक्षण। तो हमने चैप्टर में पढ़ा है कि इसका विकल्प क्या होगा? उपधा परीक्षण। ध्यान रखिएगा, ठीक, उपधा परीक्षण अर्थात, ठीक है, यहाँ पर कुछ और सिद्धांत बताओ, जैसे कि आपको, ठीक है, अधिकारी हैं, उन अधिकारियों में लालच है कि नहीं, लोभ है कि नहीं, सही बोलते हैं, सत्य बोलते हैं कि नहीं, तो इस प्रकार का इनका परीक्षण करते थे। ठीक है, अर्थात इस परीक्षण को हम इस प्रकार से देख लें, जैसे कि धर्मोपधा, अर्थोपधा और कामोपधा। ठीक, ये तीन प्रकार के परीक्षण होते थे। धर्म में वो व्यक्ति किस प्रकार का पारंगत है, ठीक है, अर्थ में अर्थात अर्थ के प्रति उसका क्या सोच है, घूस वूस लेता है कि नहीं लेता है, इस प्रकार से। कामोपधा अर्थात, ठीक है, काम के प्रति अपने काम भावनाओं को कंट्रोल कर पाता है कि नहीं। तो ध्यान रखिएगा, अगर उच्च पद में है कोई भी व्यक्ति, ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए, धार्मिक होना चाहिए, ठीक है, ताकि वो उसका उद्देश्य पता रहे। ठीक, अर्थ के प्रति अगर वो बहुत ही ज़्यादा ललायित है तो वो घूस लेके अपराध कर सकता है, या समझिए राजा को धोखा दे सकता है। और अगर काम के प्रति भी वो ज़्यादा है तो ध्यान रखिएगा, पहले विष कन्या का कंसेप्ट चलता था, ठीक, चाणक्य ने ही इसको प्रारंभ कराया था। कौन सा? विष कन्या का कंसेप्ट, अर्थात किसी विष कन्या को भेज देते थे और सामने वाले विपक्ष को, ठीक है, उस व्यक्ति के हानि करवा देते थे। विष कन्या अर्थात जो विष लेके सामने वाले व्यक्ति को दे देती थी, ठीक है, अर्थात वो कामोपधा से संबंधित है। विष कन्या का मतलब सांप टाइप का नहीं कि डस दी, ठीक है। उपधा परीक्षण होता था और उसके अंतर्गत धर्मोपधा, अर्थोपधा, कामोपधा, ध्यान रखिएगा ना इसको। चलिए अगला प्रश्न है, लुम्बिनी गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था, ठीक है, इसका समर्थन किसके एक अभिलेख में होता है? अभिलेख किसने प्रारंभ किया भाई? अशोक ने। उससे पहले अभिलेख भारत में होता ही नहीं था, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। वही मैं बोला ना, प्रश्न पढ़िए, डायरेक्ट उत्तर लगाइए, देखना ही नहीं है नीचे। नीचे देखोगे तो बेकार का कंफ्यूजन होगा, ठीक। जब आपको पता है कि अशोक ने भारत में क्या किया था, अभिलेखों का प्रारंभ कराया था। जब अभिलेख अशोक प्रारंभ किया है तो सबसे पहला वही होगा, ठीक, अर्थात अशोक। और विश्व स्तर में, ठीक, दराय बाहु, ध्यान रखिएगा, दराय बाहु अर्थात दारा प्रथम, ठीक, विश्व में सबसे पहली बार, ठीक, दराय बाहु अर्थात दारा प्रथम ने अभिलेख अर्थात शिलालेख के माध्यम से, ठीक, राजा द्वारा अपनी प्रजा को सूचना देने का प्रथा चालू किया था, ठीक है, इस प्रकार से। अब भारत में अशोक द्वारा,
क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि रानी का अभिलेख के नाम से किस अभिलेख को जाना जाता है। ठीक है, सीधा सा बात है, रानी के अभिलेख किस अभिलेख को कहते हैं। ठीक, विकल्प देख लीजिए, पहला है प्रयाग स्तंभ, दूसरा है दिल्ली मेरठ, तीसरा है रामपुरवा, अगला है धौली। तो प्रयाग स्तंभ तो कहां पर है भाई, ये प्रयाग में है, लेकिन वास्तव में ये प्रयाग में नहीं था, पहले कहां था, कौशाम्बी में था। कहां था, कौशाम्बी। बाद में कौशाम्बी से इसको किसके द्वारा, ठीक है ध्यान रखिएगा, अकबर द्वारा, राजा अकबर, आगे जाके ना, अभी नहीं, वर्तमान में ये आपका प्रयाग में है, इलाहाबाद में, इलाहाबाद के किले में। ठीक है, अकबर द्वारा उसको प्रयाग में अर्थात इलाहाबाद के किले में लाया गया। ठीक है, दिल्ली मेरठ, इस चीज को हम लोग भी पढ़े हैं, दिल्ली मेरठ अर्थात यहां पर आपको, ठीक है, कौन आ जाएगा, फिरोज शाह आ जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कौन, फिरोज शाह। ठीक, अगला है रामपुरवा। ठीक, ये है आपका कहां पर, बिहार में, बिहार के सासाराम में, बिहार के चंपारण में, सॉरी चंपारण, चंपारण में 3 है, हम लोग पढ़े हैं 3। ठीक है, रामपुरवा और नंदनगढ़, ध्यान रखिएगा। अगला है धौली, धौली है हमारे उड़ीसा में, धौली जौगढ़, ये दोनों जो है, ठीक है, अभिलेख शिलालेख कहां पर है, ठीक, उड़ीसा में। अब प्रश्न है भाई रानी का अभिलेख, तो सीधी सी बात है, ठीक, अशोक के केवल एक रानी कारुविका, अशोक के केवल एक रानी कारुविका का वर्णन मिलता है, और वो मिलता है कौशाम्बी के अभिलेख अर्थात प्रयाग अभिलेख में। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि अशोक का एकमात्र रानी का वर्णन किस अभिलेख में है। ठीक, तो वो है कौशाम्बी अभिलेख। किस रानी का वर्णन, तो करुविका का वर्णन। ध्यान रखिएगा, एक और इनकी पत्नी है, ठीक है, देवी, पत्नी थी, ध्यान रखिएगा, देवी, देवी और करुविका, लेकिन देवी का वर्णन किसी अभिलेख में नहीं है। ठीक है, करुविका का वर्णन है, और वो है आपका प्रयाग स्तंभ लेख में। ठीक है, तो ये आपका एक छोटा सा ग्लिम्स हो गया। हम अगला प्रश्न पे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा इस प्रकार है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्राचीनतम अभिलेखीय उद्धरण, ठीक, निम्न में से किस अभिलेख में मिलता है। तो चंद्रगुप्त, ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त की बात हो रही है, अशोक की बात नहीं हो रही है। अभिलेख उस समय भी लिखा गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा, लेकिन उसके द्वारा डायरेक्ट नहीं लिखा गया था। तो हम पढ़ चुके हैं कि अशोक से पहले चंद्रगुप्त ने, ठीक, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, ठीक, ध्यान रखिएगा, ये चंद्रगुप्त के समय का है। ठीक है, चंद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र बिंदुसार, और बिंदुसार का पुत्र अशोक, अशोक ने अलग प्रकार के अभिलेख लिखाए थे। ठीक, यहाँ पर अलग प्रकार के अभिलेख थे। चलिए ध्यान रखिएगा, अगला प्रश्न पे देखते हैं। मौर्य प्रशासन में उद्योग का अधिकारी, ध्यान रखिएगा, मौर्य प्रशासन में उद्योग के जो अधिकारी होते थे, उस अधिकारी को हम किस नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए दिमाग लगाइए, हमारे पास 4 विकल्प है, ठीक है, जो इस प्रकार है, सन्निधाता, प्रदेष्टा, कर्मांतक और समाहर्ता। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ठीक है, आपका कर्मांतक होगा। ठीक, क्योंकि प्रदेष्टा जो है ये आपके न्यायाधीश हैं, ध्यान रखिएगा, प्रदेष्टा जो है ये न्यायिक अधिकारी हैं। ठीक है, कौन सा, फौजदारी न्यायालय के। ठीक, ये आपका फौजदारी, ठीक, फौजदारी न्यायालय के न्यायाधीश है। ठीक, प्रदेष्टा। सन्निधाता ये जो है आपका, ठीक है, राजस्व विभाग, किसके, राजस्व विभाग के उच्च अधिकारी है। और समाहर्ता का संबंध कर से है, ठीक, कर संग्रह से, ध्यान रखिएगा, कर संग्रह। ठीक है, चलिए आगे बढ़े आप। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, अशोक के रुमनदेई अभिलेख, ध्यान रखिएगा, अशोक के रुमनदेई अभिलेख से हमको किस चीज के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, यह है हमारा अगला प्रश्न। अशोक के रुमनदेई स्तंभ लेख संबंधित है किस चीज से, बुद्ध के जन्म से, बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से, बुद्ध के प्रथम उपदेश से, बुद्ध के शरीर त्याग से। तो इसका एक ही विकल्प है आपका, ठीक, बुद्ध के जन्म से। ध्यान रखिएगा, बुद्ध का देखिए लुम्बिनी में बुद्ध का जन्म हुआ था, तो भाई जन्म से ही संबंधित होगा ना। ठीक है, ना तो ज्ञान प्राप्ति से, क्योंकि ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुआ था। प्रथम उपदेश कहाँ हुआ था, तो चलिए देख लेते हैं, ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था, बोध गया में, बोध गया। ठीक है, कहाँ पर, बोध गया में, पीपल वृक्ष के नीचे। ठीक, प्रथम उपदेश सारनाथ में, सारनाथ को ऋषिपत्नम और ऋग्वेद का ऋग्देव भी नाम जाना जाता है, ऋग्वेद नहीं ऋग्देव,
तो ध्यान रखिएगा सारनाथ को ऋषि पत्नम के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक, बुद्ध का शरीर त्याग कहाँ हुआ था? ठीक, मल्ल शासक के यहाँ, सस्तीपाल, ध्यान रखिए, मल्ल राज्य में। ठीक है, तो चलिए इसका हमारा हो गया उत्तर ए। ठीक, अगला प्रश्न हम देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि मौर्यकालीन प्रशासन में प्रदेष्टा नामक अधिकारी का पद क्या था? अभी चर्चा कर चुके हैं उसको। ठीक है, एक्चुअली बताना नहीं चाहिए था। ठीक है, अभी आपने देखा है कि वो क्या था? फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक है व्यवहारिकी, ध्यान रखिए व्यवहारिक, एक और अधिकारी है व्यवहारिक, वो था आपका दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश। ठीक, तो एक प्रदेष्टा एक व्यवहारिक, याद रखिएगा। प्रदेष्टा जो है वो फौजदारी मतलब चोरी, हत्या, इस प्रकार के अपराध, ध्यान रखिए। एक दीवानी मतलब होता है पैसा संबंधी अपराध, ठीक, या जमीन संबंधी विवाद। तो जमीन संबंधी जो विवाद है वो होता है दीवानी मामले। ठीक है, और दीवानी मामले का जो प्रमुख अधिकारी उसको व्यवहारिक के नाम से जाना गया है। यहाँ पर है फौजदारी, अर्थात हत्या, लूट मार, मारपीट, इस प्रकार की चीजें होती है फौजदारी में। और इसका जो सर्वोच्च अधिकारी है न्यायाधीश, वो प्रदेष्टा है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। ठीक, वृषल के रूप में किस शासक को संबोधित किया गया है? ध्यान रखिएगा, वृषल। ठीक, आपने पढ़ा होगा वृषल के रूप में किस शासक को संबोधित किया गया है। ठीक, बिना विकल्प देखे मैं बताता हूं, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल कहा गया है, अर्थात निम्न जाति का। ध्यान रखिएगा ना, इसका अर्थ होता है निम्न जाति का। ठीक है, कुछ ग्रंथों की बात है, तो चूंकि ये सर्वमान्य चीज नहीं है, कुछ विशेष ग्रंथों में इनको वृषल के नाम से जाना गया है। ठीक, वृषल का अर्थ होता है निम्न जाति का। ठीक है, चलिए वास्तव में चंद्रगुप्त मौर्य जो है, ठीक, इनके माता पिता कौन थे? ठीक, इस चीज का एकदम स्पष्ट रूप से उल्लेख कहीं नहीं मिलता है। ठीक, तो कुछ साहित्यकार इसी आधार पे उनको क्या बोलते हैं? निम्न वर्ग का, निम्न जाति का। ठीक है, तो वृषल का अर्थ होता है निम्न जाति। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य, ध्यान रखिएगा। ठीक, बाकी चीजें हैं यहाँ पर, बिंदुसार को, ठीक, अशोक, और आपका उदयन, ये आपके विकल्प में है लेकिन ये आएगा नहीं। ठीक, आपका उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न कुछ है, ठीक, क्या है भाई? कौटिल्य। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में व्याख्या मिलती है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, चैप्टर में आपने पढ़ा है कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, क्या उसमें आर्थिक गतिविधि दिया गया है? क्या जीडीपी, जीएनपी, कुछ ऐसा है क्या? ठीक, क्या उसमें प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, इस प्रकार का व्याख्या है? नहीं है। कोई बजट नहीं है, कोई आर्थिक सर्वेक्षण नहीं है। ठीक, वहां पर केवल प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन है। नाम है अर्थशास्त्र, नाम है अर्थशास्त्र, लेकिन काम क्या है उसका? प्रशासनिक व्यवस्था का उसमें वर्णन है। उसमें यह बताया गया है कि राज्य के कितने अंग है, उसमें यह बताया गया है कि किस प्रकार सैन्य व्यवस्था है, उसमें यह बताया गया है कि राज्य का प्रशासनिक अधिकारी कौन कौन है, उनका क्या क्या कार्य है। अर्थात अर्थशास्त्र जो है, ठीक, वास्तव में इसका अर्थशास्त्र से कोई संबंध नहीं है, इसका संबंध है राजनीतिक सिद्धांतों से। क्लियर है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया? फिर विकल्प नहीं देखना है, आप देखिए। ठीक है, क्या विष्णुगुप्त, निग्रोध, ब्रह्मगुप्त और बृहद्रथ? चलिए देख लिए। ठीक है, अब ध्यान रखिए कि मैं आपको बता चुका हूं कि जब कलिंग का युद्ध जो 261 ईस्वी पूर्व हुआ था, कहां पर? उड़ीसा में। ठीक है, उस कलिंग युद्ध से द्रवित होकर, अर्थात उनका मन बदल गया, किसका? अशोक का। ठीक है, तो उनका मुलाकात जो है हुआ था आपके निग्रोध नामक ब्राह्मण से। तो निग्रोध से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म की ओर उन्मुख हुए थे। कौन? अशोक। परंतु दीक्षा दिया था उपगुप्त ने। किसने? उपगुप्त ने। ठीक, तो चलिए आप यहां पर देखिए। ठीक, प्रभावित होना था, ध्यान रखिएगा, तो निग्रोध से प्रभावित हुए थे। कौन? अशोक। परंतु अगर आपसे यह पूछेगा कि दीक्षा किसने दिया था? दीक्षा, ठीक, दीक्षा ऐसा नहीं लिखा जाएगा, कुछ ध्यान रखिएगा। दीक्षा, तो दीक्षा दिया था उपगुप्त ने, ध्यान रखिएगा, उपगुप्त। ठीक, तो दो आपके बौद्ध आपके भिक्षुक का नाम आता है अशोक के साथ। पहला निग्रोध, दूसरा उपगुप्त। निग्रोध से प्रभावित हुए थे, ध्यान रखिएगा, निग्रोध से प्रभावित हुए थे और इन्होंने बोला कि हाँ भाई अब मैं बौद्ध धर्म को अपनाऊंगा। ठीक है, लेकिन दीक्षा तो होता है, बौद्ध धर्म में प्रवेश के लिए जो दीक्षा दिया जाता है वो किया था उपगुप्त ने। क्लियर है? चलिए अब हम बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न लेखकों में से किसने कहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों की सहायता से संपूर्ण भारत को रौंद डाला है? पढ़ा है आपने? ठीक, लगाइए दिमाग।
ठीक 6 लाख की सेना, ये तो पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख की सेना थी और उस 6 लाख की सेना की मदद से उसने संपूर्ण भारत को रौंद डाला है। ऐसा स्टेटमेंट देने वाला कौन है? चलिए विकल्प देखिए, हेरोडोटस, प्लिनी, प्लूटार्क और जस्टिन। ठीक है, चलिए बताइए क्या होगा इसका उत्तर। ठीक, इसका उत्तर केवल एक ही होगा और वो है जस्टिन। ठीक, ध्यान रखिएगा। और जस्टिन ने ही, ठीक है, आपकी चंद्रगुप्त की सेना को क्या कहा है? डाकुओं का गिरोह, डाकुओं का गिरोह। समझ में आया? ठीक, क्या कहा है? डाकुओं का गिरोह। और इसी ने कहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना की सहायता से संपूर्ण भारत को क्या किया है? रौंद डाला है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र का नगर एक समिति द्वारा शासित था। इस समिति में कितने सदस्य थे? 10, 15, 30 और 40। ठीक, क्या है? 10, 15, 30 और 40। अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये ठीक है, छूटता नहीं है। ठीक है, चलिए आदत डाल लीजिए आप भी, मैं भी सुधारने का प्रयास कर रहा हूं। ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको बता दूं कि जो मेगास्थनीज है, इन्होंने कहा है कि 6 समितियां थी। क्या थी भाई? 6 समितियां। ये जो 6 समितियां हैं वो पाटलिपुत्र के पूरे प्रशासन को देखती थी। ठीक है, और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। ध्यान रखिएगा, प्रत्येक समिति में कितने सदस्य? 5। तो 5 छके 30। ठीक है, तो 30 सदस्य थे, अर्थात हमारा विकल्प क्या होगा? 30 सी। ठीक, अर्थात 30 सदस्यीय एक परिषद थी। वो परिषद पूरे पाटलिपुत्र अर्थात पटना, ठीक, की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था को संभालती थी। अलग अलग कार्य थे, अर्थात 5 करके 6 समितियां थी। चलिए आगे बढ़े। अब हम देखते हैं कि अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवनाम प्रिय के रूप में किया गया है? सिंपल सा प्रश्न है, अशोक। ठीक, दूसरा कुछ दिमाग में आना ही नहीं चाहिए। ठीक, चलिए देखना ही नहीं है। ठीक, अशोक देव नाम प्रिय, अशोक देव नाम प्रिय, मामला खत्म। चलिए आगे बढ़िए। कोई भी अगर इसमें दिक्कत होगा तो नाम के साथ ही दिक्कत है, समझिए, उतना दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़े। मंडल सिद्धांत एवं षडगुण का संबंध किस क्षेत्र से है? ध्यान रखिएगा। ठीक, मंडल सिद्धांत का यहाँ पर एक चर्चा किया गया है कि मंडल सिद्धांत जो है, ठीक, मौर्य साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण अंग है। और वो मंडल सिद्धांत क्या है? आइए देखते हैं। विदेश नीति, युद्ध नीति, अर्थव्यवस्था, मंत्री परिषद। चलिए दिमाग लगाइए। इसका सही उत्तर क्या होगा? मंडल सिद्धांत एवं षडगुण का संबंध जो है वास्तव में विदेश नीति था, फॉरेन पॉलिसी। ठीक, ध्यान रखिएगा, मंडल सिद्धांत क्या था? फॉरेन पॉलिसी था। किनका? मौर्य साम्राज्य का। ठीक, ज्यादा नहीं सोचना है। ठीक है, युद्ध नीति, अर्थव्यवस्था, मंत्री परिषद नहीं है। अगला हमारा प्रश्न है, अशोक ने गया जिले में बराबर पहाड़ियों पर किसके लिए गुफाएं बनाई? ठीक, आपको पता है कि अशोक जो है बराबर पहाड़ी पे उन्होंने क्या किया था? ठीक, आपके 4 गुफा का निर्माण किया था। कौन कौन सा गुफा? चलिए पहले उसकी चर्चा कर लेते हैं। पहला गुफा था लोमस ऋषि गुफा, लोमस ऋषि गुफा। दूसरा था कर्ण चौपार गुफा। ठीक, सुदामा गुफा और विश्व झोपड़ी। ठीक, ये हमने पढ़ा है, ध्यान रखिएगा। जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं साथ में, उसमें ये पढ़ा है कि अशोक जो है आजीवक संप्रदाय से प्रभावित होता है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मोगलिपुत्र तिस्य हैं। तो मोगलिपुत्र तिस्य से प्रभावित होकर वो क्या करते हैं? ठीक है, आजीवक संप्रदाय का संरक्षण रखते हैं। और आजीवक संप्रदाय के जो भिक्षु थे उनके रहने के लिए उन्होंने, ठीक है, गया के पास बराबर की पहाड़ियां हैं और उसी पहाड़ी में ये 4 गुफाओं का उन्होंने निर्माण किया। ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपका उत्तर होगा आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मोगलिपुत्र तिस्य। ठीक, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। मोगलिपुत्र तिस्य, इतना आ जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे।
अगला प्रश्न है, ठीक है, निम्न में से कौन गलत सुमेलित है? देखिए सही सुमेलित है तो ठीक है, जैसे गलत सुमेलित है थोड़ा सतर्क हो जाइए। निम्न में से कौन गलत सुमेलित है? चलिए भाई देखते हैं। ठीक, अर्थात यहाँ पर एक तरफ है आपका, ठीक, अभिलेख अर्थात शिलालेख, दूसरी तरफ उसका स्थान सहबाजगढ़ी, धौली, मास्की, ठीक, और गुर्जरा, ये है हमारे प्रश्न। ठीक है, चलिए देखते हैं सहबाजगढ़ी कहाँ है? गलत सुमेलित है। अच्छा, पहले गलत सुमेलित, सहबाजगढ़ी पाकिस्तान, सहबाजगढ़ी मानसेहरा, दोनों कहाँ है? पाकिस्तान। और दोनों किस भाषा में है? खरोष्ठी लिपि में है। चलिए ये सही है। धौली कहाँ है? उड़ीसा में, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। सहबाजगढ़ी के साथ साथ यहाँ पर क्या है? मानसेहरा, मानसेहरा, ठीक, और दोनों के दोनों क्या है? यहाँ पर इसकी लिपि खरोष्ठी लिपि है। ये पूछा जाता है खरोष्ठी लिपि। ध्यान रखिएगा, अशोक के जो लिपि अभिलेख है 3 लिपि पाया गया है। पहला सबसे अधिक ब्राह्मी लिपि, दूसरा है आपका खरोष्ठी और तीसरा अरमाइक। ध्यान रखिएगा, तो जो सहबाजगढ़ी और मानसेहरा जो कि पाकिस्तान में है, ये खरोष्ठी लिपि में लिखा गया है। क्लियर है? ठीक, धौली, ठीक, और जौगढ़, ये दो मिलते हैं। धौली के साथ साथ जौगढ़, ये दोनों के दोनों उड़ीसा में, और दोनों को पृथक कलिंग अभिलेख कहा गया है। पृथक कलिंग अभिलेख, कलिंग अभिलेख, ध्यान रखिएगा, पृथक कलिंग अभिलेख। चलिए, मास्की कर्नाटक में, बिल्कुल सही है, मास्की कर्नाटक, अर्थात ठीक है, कर्नाटक कौन सा जिला? रायचूर जिला, तो कर्नाटक के रायचूर में है। ये भी सही लग रहा है अपने को। ठीक, कहां पर है? कर्नाटक के रायचूर, ठीक, ध्यान रखिएगा, राय है। अब हम देख लेते हैं कि ये जो गुर्जरा है ये कहां पर है। ठीक, क्या ये गुजरात में है? थोड़ा लगता है ना गुर्जरा गुजरात, ठीक, ऐसा नहीं है। गुर्जरा जो है मध्य प्रदेश में है। गुर्जरा कहां पर है? तो मध्य प्रदेश, MP, ध्यान रखिएगा। ठीक, गुर्जरा, देखिए 2 अभिलेख आपका, एक गुर्जरा और एक है रूपनाथ, ये दोनों के दोनों मध्य प्रदेश में है। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश के दतिया जिले में, दतिया, ठीक, और एक और अभिलेख आता है आपका रूपनाथ अभिलेख, रूपनाथ। ये जो रूपनाथ है ये कहाँ है? जबलपुर में, जबलपुर। तो इस प्रकार हमारा उत्तर होगा, ठीक, डी, अर्थात गुर्जरा जो है वो गुजरात में नहीं, मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। ठीक है, इस प्रकार आज का हमारे ये 20 प्रश्न हो चुके हैं। ठीक, मैं आशा कर रहा हूं कि आप जो ये चैप्टर पढ़े होंगे उन चैप्टर से मैच करता हुआ ये आपका MCQs है। ठीक है, तो आपका कार्य यही है कि आप इस MCQs को लगाएं, जितने जल्दी से जल्दी करें। ठीक है, फिर अगला वीडियोस और अगले MCQs पे आ जाएं। ठीक है, फिर से मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आप फिर से चैनल को, अगर मान लीजिए आपको वीडियोस बार बार देखना है तो आप एक सीधा सा काम कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इसको टेलीग्राम आप ज्वाइन करते हैं तो टेलीग्राम में आपको ये जो स्लाइड्स हैं, ठीक, वीडियोज़ हैं, ये सब रेगुलर वहाँ भी आपको मिलता है। नोट्स मिल जाएगा आपको PDF में, इसी स्लाइड का PDF फॉर्म मिल जाएगा आपको वहाँ से। ठीक है, और अगर आपको ज़्यादा और जानकारी चाहिए तो आप इसके लिए वेबसाइट पे जा सकते हैं, कंपटीशन कम्युनिटी के वेबसाइट में जाइए, विजिट कीजिए वहाँ पर। ठीक है, और बहुत सारे कोर्सेज़ के बारे में वहाँ पर आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा। ठीक है, फिर अगले वीडियो के साथ आप फिर मिलते हैं। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।